कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भो मा ते संगोऽस्त्वविकर्मणि। ये औरत है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर, मोहब्बत का दरिया है। हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। मीना अपने पिता मोदी से राजेश के बारे में पूछती है और मोदी उसे कहता है कि राजेश अब भी कलकत्ते में है। रंजीत ये बात सुनता है और मीना को सच बताने का फैसला करता है, क्योंकि वो जानता है कि राजेश को नौकरी से निकाल दिया गया है। सच तो ये है कि ये साजिश भी उसी की थी। एडवोकेट राजेंद्र कुमार अंजू के ससुर गुप्ता से मिलता है और उसे अंजू की मदद करने के लिए कहता है, लेकिन गुप्ता तैयार नहीं होता। राजेंद्र कुमार फिर भी निराश नहीं होता और अपनी कोशिश जारी रखता है। गुप्ता अंजू से मिलता है और उसे मुश्किल में न डालने के लिए कहता है। अंजू गुप्ता से कहती है कि वो अदालत में सिर्फ सच बोलेगी और बाकी भगवान पर छोड़ देगी। मुकदमा शुरू होता है और राजेंद्र कुमार गुप्ता को गवाहों के कटघरे में खड़ा करता है। अब आगे। योर ऑनर्स, मैं इस केस के सिलसिले में सबसे पहले फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट नरेंद्र बाली को अदालत में पेश करने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। श्री नरेंद्र कुमार अदालत में हाजिर हो। मिस्टर बाली, आपने कुंदन मर्डर केस में फिंगरप्रिंट्स रिपोर्ट तैयार की थी। जी। क्या उस रॉड पर जिससे खून हुआ था उस पर अंजू देवी के उंगलियों के निशानात पाए गए थे? जी नहीं, उस रॉड पे अंजू देवी के नहीं बल्कि मिस्टर चंद्रगुप्ता के अंगुलियों के निशान पाए गए थे। चंद्रगुप्ता? मगर खून तो अंजू देवी ने किया था। मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं सरकार कि खून किसने किया था। मेरा काम सिर्फ ये है कि रॉड पर पाए गए अंगुलियों के निशान किसके हैं ये बताना, और उस पर मेरी रिपोर्ट मौजूद है। That's all, Your Honors. Thank you, Mr. Bali. Your Honors, अब मैं अदालत में एक और गवाह को पेश करने की इजाजत चाहूंगा, और वो हैं इंस्पेक्टर शक्ति सिंह। इंस्पेक्टर शक्ति सिंह को अदालत में हाजिर किया जाए। इंस्पेक्टर शक्ति सिंह, क्या आप अदालत को यह बताएंगे कि आपने किस बुनियाद पर अंजू देवी को गिरफ्तार किया था? जी, मिस्टर चंद्र और मिस्टर गुप्ता ने हमें ये रिपोर्ट दी थी कि श्रीमती अंजू देवी अपनी इज्जत बचाने के लिए मिस्टर कुंदन का खून कर दिया। सिर्फ उन दोनों के कहने पर? जी नहीं, श्रीमती अंजू देवी ने यह जुर्म का खुद इकरार किया है कि यह खून उन्होंने खुद किया है। यानी आपने यह जानना भी मुनासिब नहीं समझा कि जिस रॉड से खून हुआ है उस पर किसके फिंगरप्रिंट्स हैं? ना ही कोई तफ्तीश की, सिर्फ अंजू देवी के बयान को सच मानकर आपने उसे गिरफ्तार किया। जी, मुजरिम का इकबाल जुर्म ही हमारे लिए सबूत था और इसमें हम तफ्तीश करने की जरूरत ही नहीं थी। योर ऑनर, इस बात को नोट किया जाए कि पुलिस ने ना ही किसी चश्मदीद गवाह के बयान को दर्ज किया, ना ही कोई तफ्तीश की और ना ही फिंगरप्रिंट्स रिपोर्ट का जायजा लिया। योर ऑनर,
मैं अब अदालत के सामने एक ऐसे शख्स को पेश करना चाहता हूं जो इस केस का एक अहम गवाह है, और उसका नाम है मानिकचंद गुप्ता, जो चंद्रगुप्ता का पिता भी है और अंजू देवी का ससुर भी। इजाजत है। गीता पर हाथ रखकर कसम खाइए, जो भी कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। मैं जो कुछ भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मिस्टर गुप्ता, क्या उस दिन आपकी बहू जब मंदिर गई, मेरा मतलब है जिस दिन कुंदन का खून हुआ, क्या मंदिर जाते हुए वो उस रॉड को भी अपने साथ ले गई जिससे बाद में मकतूल का खून हुआ? जी नहीं। तो फिर वो रॉड उसे कहां मिली? जब कुंदन ने उससे जबरदस्ती की तो अपने आप को बचाने की कोशिश में उसकी नजर रॉड पर पड़ी। फिर उसने वो रॉड उठाकर कुंदन के सर पर मारी और वो वहीं मर गया। और अंजू देवी ने उस रॉड को अपने हाथों से उठा लिया? जी हां। और उस रॉड पर अंजू देवी की उंगलियों के निशान नहीं बल्कि चंदर की उंगलियों के निशान आ गए। यह सब कैसे हुआ? चंदर ने वो रॉड अंजू से ले लिया था। यानी खून तो अंजू ने किया, मगर चंदर ने वो रॉड उसके हाथ से इसलिए ली क्योंकि वो उसको बचाना चाहता था। जी वो। योर ऑनर, इस हैरत अंगेज बात को नोट कर लिया जाए कि खून तो अंजू देवी करती है, मगर रॉड पर उंगलियों के निशानात चंदर के उभरते हैं। योर ऑनर, सच्चाई तो यह है कि खून भी चंदर ने ही किया था। क्योंकि अंजू देवी एक भोली भाली और मासूम लड़की थी, इसलिए उसके ससुर ने उससे सुहाग के उजड़ने और घर बार के तबाह होने की दुआई दी और किसी तरह इस मासूम लड़की को कुर्बानी देने के लिए राजी कर लिया। क्यों गुप्ता जी, ये बात सच नहीं है? जी ये सच नहीं। सच क्या है? सच ये है कि अंजू ने खून किया था। मिस्टर गुप्ता, पिछली बार आपने अदालत में गलत बयान देकर अपने आप को बचा तो लिया, लेकिन इस बार गलत बयान देकर आप अपने आप को मुजरिम के कटघरे में खड़ा कर देंगे। योर ऑनर, इस कत्ल के सिलसिले में सिर्फ चंदर ही नहीं बल्कि मिस्टर गुप्ता भी शामिल हैं। क्योंकि चंदर की मौत हो चुकी है और अदालत उसे कोई सजा नहीं दे सकती, मगर मिस्टर गुप्ता तो जिंदा है, फिर अदालत इसे सजा क्यों नहीं देती? मैं गुनहगार नहीं हूं, मैं इस खून में शामिल नहीं। तो बताइए ये खून किसने किया है? ये खून मेरे बेटे ने किया है सरकार। मेरे बेटे चंदर ने, और मैंने उसे बचाने के लिए अंजू से विनती की कि वो ये इल्जाम अपने सर पर ले ले, और उसने ऐसा ही किया। That's all, Your Honor. मिस्टर गुप्ता को हिरासत में लिया जाए। ऑर्डर ऑर्डर। मिस्टर राजेंद्र कुमार, यू कैन प्रोसीड। थैंक यू योर ऑनर। योर ऑनर, अब मैं अदालत से दरखास्त करता हूं कि एडवोकेट सोडी को अदालत में पेश होने की इजाजत दी जाए। इजाजत है। गीता पे हाथ रखकर कसम खाइए, आप जो भी कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। मैं गीता पर हाथ रखकर कसम खाता हूं कि जो कुछ भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मिस्टर सोडी, आपने अदालत के सामने गीता पर हाथ रखकर यह कसम खाई है कि आप जो भी कुछ कहेंगे सच कहेंगे। जी हाँ, मैं जो कुछ भी कहूंगा सच ही कहूंगा। थैंक यू वेरी मच मिस्टर सोडी। वकालत आपका भी पेशा है और मेरा भी। अदालत में मुकदमे सबूतों, गवाहों की बुनियाद पर लड़े जाते हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि कभी कभी सही सबूत न मिलने पर या गवाहों की गलत बयानी पर बेगुनाहों को सजा होती है और जो मुजरिम होते हैं वो बरी हो जाते हैं?
ऐसा हो सकता? मगर एक वकील का क्या फर्ज होता है? अपने मौकिल की हिफाजत करना। दुरुस्त फरमाया आपने। मगर वो वकील जो अपने मुवक्किल को धोखा दे, उसे गुमराह करे, उसकी मजबूरी का नाजायज फायदा उठाकर उसे वो जुर्म कबूल करवाए जो उसने कभी किया ही नहीं, यहां तक कि उसे फांसी की सजा तक दिलवाए, उस वकील के बारे में आपकी क्या राय है? आप किसकी बात कर रहे हैं? मिस्टर सोडी, जब इंसान का जमीर मर जाता है, इंसानियत मर जाती है, और जब उसके जज्बात मर जाते हैं, और जब वो मक्कारी और खुदगर्जी पर उतर आता है, तभी वो ऐसा करता है। क्या आप नहीं जानते कि मैं किसकी बात कर रहा हूं? वकील साहब, मुकदमेबाजी भी एक जंग है, और ये जंग दलीलों की बुनियाद पर लड़ी जाती है। इतना तो आप भी जानते होंगे कि जंग में सच और झूठ दोनों जायज हैं। इसलिए योर ऑनर, जो साबित हो जाता है उसे अदालत सच मान लेती है, और जो साबित नहीं हो सकता उसे झूठ। यानी आपका झूठ किसी भी मुजरिम, किसी भी बेगुनाह को फांसी के तख्ते पर चढ़ा सकता है। अगर ऐसा है तो फिर आप वकील नहीं बल्कि एक जल्लाद है, जल्लाद, कातिल है आप। आपने अपनी मुवक्किला को जबरदस्ती इकबाल जुर्म करने पर मजबूर किया है। जी हां, मैंने उसे जुर्म कबूल करने को कहा, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता था कि सारे सबूत और सारे गवाह उसके खिलाफ हैं। मैंने सोचा योर ऑनर कि अगर वो अदालत में अपना जुर्म कबूल कर लेती है तो शायद उसे फांसी की सजा ना हो, मगर अफसोस ऐसा हो ना सका। ऐसा इसलिए नहीं हुआ मिस्टर सोडी क्योंकि आपने मिस्टर गुप्ता से पैसा खाकर अपने मुवक्किला को धोखा दिया है। बोलिए, आपने मिस्टर गुप्ता से पैसा लिया या नहीं? जी वो मिस्टर सोडी, आप एक वकील हैं, भरी अदालत में आपने सच बोलने की कसम खाई है। बोलिए, आपने मिस्टर गुप्ता से पैसा लिया या नहीं? जी हाँ, मैंने पैसा लिया। That's all, Your Honor. ऑर्डर ऑर्डर। मिस्टर सोडी, शर्म आनी चाहिए आपको। आपने एक ऐसी हरकत की है जिससे इस पवित्र पेशे का अपमान हुआ है। अदालत इस बात को नोट करती है और आपको ताकीद देती है, आइंदा कोई भी वकील अपने जाती फायदे के लिए किसी की जान से न खेले। इस मुकदमे की कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी की जाती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर द डे। प्रगति, तकदीर इंसान पर दो बार हंसती है। एक बार तब जब तकदीर किसी को बनाना चाहती है और कोई इंसान उसे मिटाना चाहता है, और दूसरी बार तब हंसती है जब तकदीर किसी को मिटाना चाहती है और कोई इंसान उसे बचाना चाहता है। तकदीर के खेल बड़े निराले होते हैं अंजू। नहीं प्रगति, मैं कह रही हूं, मेरे तकदीर में तो मिटना लिख चुका गया है। मेरे बर्बादी की कहानी तो उसी दिन शुरू हो गई थी जिस दिन अपने पति को बचाने के लिए उसका खून का इल्ज़ाम मैंने अपने सर ले लिया था। वो तकदीर ही तो है जिसने एक बेगुनाह को गुनहगार बना दिया, और अब तो मैं गुनहगार ही हूँ। मगर अदालत ने तुम्हें पहले गुनाह से बरी कर दिया क्योंकि तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत ही नहीं रहा। पर इस बार तो गुनाह मैंने किया है, वो तो झूठ नहीं है, और तकदीर ने मुझसे वो करवाया है, और इस सजा से कोई मुझे बचा नहीं सकता, कोई नहीं। अंजू, एक दिन मैं भी जिंदगी और मौत के कश्मकश में थी। मैंने भी खुदकुशी करने की कोशिश की, लेकिन वही तकदीर की बात बच गई। मैं अपने आप को मार नहीं सकी। अगर ऐसी बातें हमारे बस की नहीं है तो ये तकदीर के फैसले हमें ऊपर वालों के हाथ पर छोड़ देने चाहिए। तकदीर हिम्मत हारने से बदलती नहीं है, तकदीर बदलती है तदबीर से। तो डर मत,
मैं हूं तेरे साथ, सच्चाई है तेरे साथ। अगर तू मर गई ना तो मैं समझूंगी कि कानून मर गया, इंसाफ मर गया। अब मैं चलती हूँ। कितने बार बात फिर हाँ तो क्या करेंगे, जब तक ये फैसला नहीं होगा तब तक तो भाई सुनना ही है। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, आपने देखा कि किस तरह एक बेगुनाह औरत को एक साजिश के तहत मुजरिम करार दिया गया। अदालत ने भी झूठे सबूत, झूठे गवाह और झूठी दलीलों के तहत एक ऐसा फैसला सुना दिया जिसे इंसाफ जख्मी हो गया, कानून की मर्यादा भंग हो गई और बेकसूर और बेगुनाह अंजू मुजरिमा बनकर 6 साल की सजा काट आई। मिस्टर राजेंद्र कुमार, यह सच है कि पहले मुकदमे में सारे सबूतों और गवाहों की रोशनी में अदालत ने जो फैसला दिया था वो गलत था, लेकिन दूसरे मुकदमे में अंजू देवी ने अपने पति का खून किया है। सारी शहादतें और सबूत उनके खिलाफ है और फिर खुद उनका अपना इकबाल जुर्म उनकी सजा के लिए काफी था। योर ऑनर, अदालत ने पहले मुकदमे में अंजू देवी को बेगुनाह मान लिया है, इसलिए दूसरे मुकदमे में भी उसे बेकसूर मान लिया जाए। यह कैसे हो सकता है? यह हो सकता है योर ऑनर, यह हो सकता है। दरअसल ये दोनों मुकदमे एक ही साजिश की 2 कड़ियां हैं। योर ऑनर, अगर अदालत अंजू देवी को 6 साल की सजा का हुक्म नहीं देती तो जेल से रिहा होने के बाद ये अपने पति का खून भी नहीं करती, यानी अपने पति का खून उस सजा का इंतकाम था जो अदालत ने इस बेगुनाह को दी थी। योर ऑनर, यह बात गौरतलब है कि एक मासूम और भोली भाली औरत अपने पति को मौत से बचाने के लिए, अपने सुहाग को उजड़ने से बचाने के लिए उसका किया हुआ गुनाह अपने सर लेती है और अंधे कानून ने इसे 6 साल की सजा का हुक्म सुना दिया। योर ऑनर, जब अंजू सजा काट रही थी उस दौरान इसकी गैर मौजूदगी में इसके पति ने दूसरी शादी कर ली। जेल से रिहा होने के बाद जब अंजू घर चली गई इस उम्मीद के सहारे कि अब मुसीबत के दिन खत्म हो गए, अब इसकी दुनिया दोबारा आबाद हो जाएगी, तो यह क्या देखती है कि इसका पति इसे स्वीकार करने से इनकार करता है। इतना ही नहीं बल्कि इसे आवारा, बदचलन, खूनी कहकर घर से धक्के मारकर बाहर निकालने की कोशिश करता है। अंजू से यह सदमा बर्दाश्त न हो सका और उसने अपने पति का खून कर दिया। योर ऑनर, मैं अदालत से पूछता हूं, मैं आपसे पूछता हूं कि ऐसे हालात में एक औरत और क्या करती? योर ऑनर, क्या करती? अंजू की जगह अगर कोई दूसरी औरत होती, यहां तक कि आप भी होती, तो शायद आप भी यही करते। योर ऑनर, आप भी यही करते। यह सच है कि अंजू पर जुर्म हुआ, लेकिन ऐसे हालात में इंसान को अपने आप पर काबू रखना चाहिए। लेकिन अंजू देवी ने ऐसा नहीं किया। उसने अपने पति का खून किया और वो मुजरिम बन गई, और इस जुर्म के लिए उसको सजा तो मिलनी ही चाहिए। आपने सच कहा योर ऑनर, आपने सच कहा। मुजरिम को तो उसकी सजा मिलनी ही चाहिए, मगर अंजू देवी को बिना कोई जुर्म किए 6 साल की सजा दी गई। उस खून के बाद से 1 साल तक हिरासत में रखा गया। मैं आपसे पूछता हूं कि ये 7 सालों की सजा इसे किस जुर्म के तहत दी गई? योर ऑनर, ये 7 साल अदालत को इसे वापस लौटाने होंगे। इन 7 सालों में जो खुशियां इससे छीनी गई है, अदालत को वो खुशियां वापस देनी होगी। इन 7 सालों में जो इसने आंसू बहाए हैं, अदालत को इन आंसुओं की कीमत इसे देनी होगी। इसकी उम्र के जो 7 साल कम हुए हैं योर ऑनर, अदालत को वो 7 साल इसे वापस लौटाने होंगे। योर ऑनर, ये आपसे अपने खोए हुए 7 साल मांग रही है, ये अपना अतीत मांग रही है, ये अपनी छीनी हुई खुशियां मांग रही है, ये उन आंसुओं की कीमत मांग रही है। योर ऑनर, योर ऑनर, गुनहगार अंजू देवी नहीं बल्कि गुनहगार आपका कानून है, आपका इंसाफ है। सजा इससे नहीं बल्कि आपके कानून को, आपके इंसाफ को मिलनी चाहिए। योर ऑनर,
अंजू देवी की तरह ही आप भी एक औरत हैं, इसलिए इस मुकदमे का फैसला एक जज बनकर नहीं बल्कि एक औरत बनकर कीजिए। बस मेरी आपसे यही दरखास्त है और यही इल्तिमास है। That's all, Your Honor. That's all. है दुनिया में इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।